अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में अबू ज़र सलमान नियाज़ी मौजूद हैं और इनकी आज मौजूदगी बहुत अहम इस लिहाज से है कि हम एक बार फिर तारीख़ के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जिसे अदालती लिहाज से भी बहुत अहम कहा जा सकता है। तो आज इनसे भी मुख्तलिफ मामलात के हवाले से रहनुमाई लेंगे, जबकि सैयद इमरान शफ़क़त साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे। कराची से राना मुबश्शिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शहर इक़्तिदार से अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का दिन अगर तारीख़ी एतबार से देखें तो 4 अप्रैल 1979 बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब करते हुए इसे अदालती स्याहबाब से ताबीर किया और सभी जानते हैं इस हवाले से एक रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 साल से ज़ेर इल्तवा है। एक बार फिर ये हुकूमत इरादा रखती है कि इस रेफरेंस को दोबारा दायर किया जाएगा और दोबारा इस्तदा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि इसे टेकअप किया जाए। ये बात अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक नाजुक मोड़ से दूसरे नाजुक मोड़ की तरफ का सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 4 अप्रैल का जो दिन था उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा था और उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और तब वो सू मोटो था तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर का हुक्म आया था और उन्होंने रूलिंग जो है वो ख़त्म कर दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको टेकअप किया गया था। तो वहाँ हम एक याद कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जिससे सतह बंदे आली तब थे और उनका ये कहना था कि हवा में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। आज उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है उस समात को और आज के दिन को हम तारीख़ी एतबार से यूँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम केस का फ़ैसला किया और इसमें 3 रुकनी बेंच था। वो 3 रुकनी बेंच जिसे पीडीएम की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बेंच फिक्सिंग भी इसे कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि बेंच देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ैसला क्या आएगा। बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के पार्लियामेंट खुद एक्टिव है काफ़ी, वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। उन्होंने आज इस फैसले के हवाले से किन ख्यालात का इजहार किया वो सुनेंगे। स्पीकर, ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। अच्छा, इस पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल ही एक तबसरा किया था, उनका क्या ख्याल था फैसले के हवाले से, वो शामिल करें। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो खुदा ना खास्ता मेरा जो खर्चा है पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। तारीख चीफ जस्टिस साहब को याद रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आइन का दिफा करते हैं और कल भी हम आइन का दिफा करेंगे और इनका दिफा कल भी करती रही और आज भी करेगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं इस फैसले के हवाले से। हमारे मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसमें तकसीम है और तकसीम का तासुर ख़त्म करना अदारे के सरबराह की जिम्मेदारी होती है। 3 रुकनी बेंच का फैसला है, उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मुल्क में सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है, वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया जब फैसला आया, वो सुनेंगे। आज अदालत उज़्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तकद्दुस को बहाल कर दिया। आज सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है। इसी पे सवाल कर लेते हैं अबू ज़र आपसे, नज़रिया ज़रूरत आज दफन हुआ है या ज़िंदा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। फैसले में आपको कुछ नया लगा, क्योंकि आप तो कह चुके थे कि तारीख सुप्रीम कोर्ट से आएगी। अच्छा, तारीख सुप्रीम कोर्ट से आई, ना सिर्फ तारीख बल्कि शेड्यूल भी आया, ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। पहले आप मुझे क्रेडिट दें, मैंने 4-5 प्रेडिक्शंस दी सारी सही साबित जी बिल्कुल, इसीलिए सबसे पहले आपको याद किया। आपका बैलेंस भी है, क्रेडिट भी आपका है। हाँ ठीक है। अच्छा देखें, बात सुने जी। पहले नजरिया ज़रूरत आसान अल्फाज में होता क्या है, हाँ। कि कोर्ट ऐसा हुक्म दे जो आइन में जिसकी गुंजाइश ना हो या मुल्क के कानून में गुंजाइश ना हो, लेकिन हालात इस तरह के क्रिएट कर दी जाएं कि उसको आप वैलिडेट कर दें। ओके, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो इलीगल हो, लेकिन हालात इस तरह के हो कि कोर्ट की मजबूरी बन जाए कि हम इसको लीगलाइज कर रहे हैं, इसको वैलिडेट कर रहे हैं। जहाँ तक अभी आप बना रही थी कि एनिवर्सरी है आज, वो 4 अप्रैल जो पिछला वाला फैसला था, देखें मेरे से काफ़ी मेरे पीटीआई के दोस्त नाराज़ भी हो गए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था वो फैसला जो था, जो स्पीकर की रूलिंग थी वो गैर आइनी है जी। वो इलीगल थी बिल्कुल। और जो आज का फैसला है ये भी बिल्कुल ठीक है कानूनी तौर पे, और जो पिछला फैसला था वो भी बिल्कुल ठीक था इस वक्त। लेकिन उसमें भी 3 जजेस यही थे जो इस वक्त बैठे हैं। तो मुझे ये लग रहा है
कि फ़ैसला जो है वो जब आपके ख़िलाफ़ आए, ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक रिवायत बनती जा रही है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, आप उसको कहें कि ये जजेस ने हमें फेवर नहीं दी या हमारे ख़िलाफ़ हैं, दे आर बायस्ड, इस तरह का एक हमारे एक रिवायत बन गई है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो पहला फ़ैसला था उस दिन भी नज़रिया ज़रूरत दफन हुआ था, और जो आज का फ़ैसला आज भी नज़रिया ज़रूरत दफन हुआ, क्योंकि आइन में हम ये बहुत बात कर चुके हैं बार, मेरे ख्याल से क्लियरली लिखा हुआ था 224 में और 105 में कि 90 दिन के अंदर की इलेक्शन की टाइम होनी चाहिए। अभी 14 मई तो 90 दिन के अंदर नहीं वो देखें ना, वो फिर अब इस आपने वो रीजन एक्सटेंड करने के लिए 254 को यूज नहीं किया। अब जो आगे चली गई हैं जो नागुज़ीर वजूहात की वजह से, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आप अगले का टाइम उसको दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इस पे अगर किसी को एतराज है, ऑल आर एग्रीइंग ऑन इट, उस तरह अगर टाइम पीरियड हो वैसे तो, अगर किसी को एतराज हो या आप ले जाएं 8 महीने आगे, 6 महीने आगे ले जाएं, तो दैट इज प्रॉब्लम। अगर महीने डेट का 10 दिन का फर्क पड़ रहा है तो दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, लेकिन वो वजूहात ऐसी हैं कि आप उसको कवर देने के लिए फिर आर्टिकल 254 यूज कर सकते हैं, लेकिन 254 को आप प्रोएक्टिवली नहीं इस्तेमाल कर सकते कि उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हम दिन बढ़ा रहे हैं। सो ये कवर करता है कोई लीगैलिटी कमिट हो जाए तो उसको उसके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये देखें, अगर हम इस चीज को अलाउ कर देते ये फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता, तो फिर कल को कोई और हुकूमत आती और अगर उसके साथ कुछ ताकतवर लोग थे तो वो भी फिर अपनी लाइफ टाइम 10 साल का भी लेके जा सकती है। लेकिन इसमें और बहुत से अभाम है ना जो सॉल्व नहीं हुए, कि इस दौरान निगरान हुकूमत का उसका क्या प्रोसेस होगा, वो कब तक रहेगी, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया? नहीं, निगरान हुकूमत तो उस कंटिन्यू करेगी तब तक, तो किसी ने तो चलाना है ना, इलेक्शन कराना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन खुद तो इलेक्शन नहीं करा सकता, उसको पूरी सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो निगरान हुकूमत का जो भी होगी उसका काम यही होगा, उन्होंने उसको सपोर्ट करना है और उसको जो पाया तकमील तक पहुंचाना है, आपने पूरा इलेक्शन आखिर तक लेके जाना है, तो वही निगरान हुकूमत का काम है, उसका यही मैंडेट होता है। उसका ये मैंडेट नहीं होता कि वो, और सुप्रीम कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन है कि वो हिदायत जारी करे कि फंड्स फराहम किए जाए इलेक्शन कमीशन को और सिक्योरिटी भी दी जाए, और इस पे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग भी करेगी, इन अ वे मॉनिटरिंग करेगी ये सारे प्रोसेस की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 में तो पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं टू इंश्योर जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। तो यहाँ पे अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन है आइन की, तो वो उनकी फिर आइनी जिम्मेदारी भी होती है सुप्रीम कोर्ट की। अगर उन्हें आइन इम्प्लीमेंट कराना है, अगर उनको लगे जो लोग जिन्होंने कराना है वो उसको नहीं करा रहे, अपनी ड्यूटी वो नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो कोई ऑर्डर भी पास कर सकती है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो अगर सादा लफ्जों में आपसे ये पूछा जाए कि फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है अगर तारीख सुप्रीम कोर्ट से आनी है तो? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो तारीख आगे कर दी ना, वही तो ऑर्डर चैलेंज हुआ था, जो उन्होंने इलेक्शन जो पहले वाली तारीख थी उसको उन्होंने आगे ले गए वो आपका। अच्छा, ये केपी से अलग मामला इसलिए है कि इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन का तारीख आगे करना इशू था। अब उन्होंने नई पिटीशन बना ली है केपीके की, क्योंकि उसमें वो आगे नहीं हुई थी जहां तक मेरी ख्याल से। इसमें जो वेरी ऑर्डर था ऑफ इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने पोस्टपोन किया वो अंडर चैलेंज था, ये नई पिटीशन थी, तो उसको सेटिसाइड करके कहा है कि आप आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर 14 डेज का टाइम पीरियड केस में सारा चला गया, तो हम आपको 14 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि ह्यूमनली इम्पॉसिबल या प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी ना हो कि आप इलेक्शन उस तरह करा लें, जो 4 दिन आए हुए हैं वो हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये प्रोटेक्शन दी है। ठीक है। अच्छा, इमरान साहब नई नवीद की बात की थी कि पीर को नया सूरज नई नवीद लेकर तुलू होगा, वो तब तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो फैसला आया, आपके ख्याल में ये बहरान को सॉल्व करेगा या नहले पे दहला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है कि एक बेंच के फैसले को दूसरा बेंच अंडू कर रहा है, बजाय ये कि वहां रिव्यू हो या वहां अपील हो, उसी बेंच के रूबरू या लार्जर बेंच बने, वहीं पर एक बेंच दूसरे बेंच के फैसले को कैंसिल कर रहा है, और रजिस्ट्रार के हवाले से जो डिसीजन कैबिनेट का है वो भी कोई नहीं मान रहा, और जो वहां रोस्टर जारी हो रहा है उस पे उसी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर भी हैं। इसका अंजाम क्या होगा? लड़ाई, और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी, और इस लड़ाई की इब्तदा जो है वो ज़हन में रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रखी है 63A की तशरीह जो है वो मनमानी करके, और वो 63A की जो तशरीह है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। ये वही बेंच है जो कहता है जी वो गलती होगी, वो फिर वो कहते हैं नहीं वो वाली गलती नहीं थी, ये वाली गलती जो आपने की है इसके लिए आपको फुल कोर्ट बिठानी पड़ेगी, आपके ऊपर एक तरह से एतमाद नहीं है। सिविल जज की अदालत में आप 2 दफा जज को कहें कि जी कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, प्रैक्टिस ये है कि वो जज केस छोड़ देता है। यहाँ पे कौम कह रही है, यहाँ पे पार्लियामान खड़ी होकर कह रही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी आज का दिन देख लें कि वो जो जस्टिस काजी फायद ईसा वाला
जो फैसला या जस्टिस अमीनुद्दीन वाला साथ जो फैसला था जी उसको खत्म करने के लिए रुकनी बेंच बनाया गया। वो जो बेंच था उसकी तरकीब आप देखते हैं कि वो किस तरह का बेंच बनाया गया, और उसमें वो जितने जज थे वो सारे के सारे वही हैं जिनको उर्फे आम में लाइक माइंडेड कहा जाता है। तो पाकिस्तान की अदलिया की ये रवायत है कि जो ऑथर होता है जजमेंट का उसको उस बेंच में शामिल किया जाता है जिसके खिलाफ वो सुन रहे हो केस। तो उसमें काजी फाइज साहब को शामिल नहीं किया। अच्छा, इसमें तारिक मसूद साहब थे, सीनियर थे, मंसूर अली शाह साहब थे, और भी बड़े मतलब सात जज तो उधर भी थे, उनमें से 2-3 ले लेते, कोई बैलेंस कर लेते। चीफ साहब जो हैं वो चीजों को बैलेंस ही नहीं करना चाहते, वो पार्टीबाजी के ऊपर मुझे लग रहा है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा कि जो लोग इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ हकीकत, कुछ ना कुछ सदाकत है। तो जब आप अपने से निकल के सियासत करेंगे, अगर आपका काम सियासत करना नहीं है, आप फैसले इस तरह के देंगे कि जिससे किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंच रहा हो, आपकी गैर जानिबदारी जो है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हों, तो फिर जो है वो आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि हुकूमत कहती है कि हम नहीं आपके फैसले माने। अब आप ये आज जो फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि जी ये अबूजर साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी वो 4 का फैसला तो वो फैसला ही नहीं है। भाई वो कैसे फैसला नहीं है, किस तरह फैसला नहीं है? कोई रीजनिंग आपने दी, एक लाइन में आपने उड़ा दिया, नहीं वो तो हम फैसला ही नहीं मानते। बादशाहत नहीं है। जहां पर दस्तूर लिखा हुआ हो वहां पर किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब हो, या वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, या वो कोई गवर्नर हो, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो बादशाह सलामत के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। तो साहब जो है वो अपनी मर्जी मनमानियां कर रहे हैं, तो मनमानियों के अंजाम तो अच्छे नहीं निकलते, और ये नहीं अच्छा नहीं कर रहा। ये कोई मुल्क है, ये कोई रियासत है कि 2 इदारे, मतलब कब क्लैरिटी आएगी यहाँ पर कि आप जो है वो एक खास मकसद के लिए जनाब वो बैंड बजाना शुरू कर दिया आपने, आप मतलब पार्टी बन गए आप, और फिर इतने खुल के पार्टी बने हैं कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से फैसले आ रहे हैं, आप उन फैसलों को अब एक और आपको बताऊं, अबूजर साहब इसकी तस्दीक करेंगे या जो भी उनका मौक़िफ़ होगा, हम तो ले जो काजी फाइज साहब ने और अमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला किया था उसको पहले कहा गया कि जी ये कोई फैसला ही नहीं है, ये कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं है, सर्कुलर एक जारी करवा दिएगा रजिस्ट्रार से। अच्छा, रजिस्ट्रार से सर्कुलर जारी करवाने के बाद वो फैसला को आप कानूनी मान नहीं रहे थे, उसको खत्म करने के लिए आपने 6 रुकनी बेंच बना दिया। तो फिर 6 रुकनी बेंच और उस फैसले के दरमियान जो एक कानूनी फैसला आपने तस्लीम कर दिया 6 रुकनी बेंच बना के, उसके दरमियान जितनी भी अदालती कार्रवाई हुई जिसको रोका गया था 184(3) के तहत, जितनी मुकदमात हैं वो अपहोल्ड कर दिए जाए, वो ना सुने जाए। आपका बेंच भी उन्हीं में से था, आपने वो फैसला जारी कर। हाँ ठीक है। फैसला अबूजर ये कैसे उस फैसले को आप मान नहीं रहे थे, सर्कुलर के जरिए आप मुअत्तल कर चुके थे, फिर उसको अंडू करने के लिए आपने बेंच बनाया, ये क्या बात है? नहीं, सर्कुलर के जरिए, और इस दौरान आपने फैसला कर दिया ये वाला। जी देखिए, मैं इस फैसले सवाल जो है वो तो है ये बेंच कितना आईनी हैसियत बेंच की, ठीक है। दो जुमलों में अगर मुझे फिर देखिए, पहले वो जो फैसला आया इसमें रीजंस नहीं है, ये शॉर्ट ऑर्डर है, इसमें भी डिटेल रीजन आने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक 5 मेंबर बेंच का फैसला करो और एक 3 मेंबर का फैसला हो ना, कानून ये है जो लार्जर बेंच का फैसला होता है वो अपहोल्ड होता है। इस वजह से इसमें इशू क्या था, जो कादी साहब का फैसला था वो जो प्रिंसिपल ले डाउन कर रहा था, लेकिन 5 मेंबर बेंच का फैसला जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था 21 अगस्त 2020 का, वो प्रिंसिपल डिफरेंट होल्ड कर रहा था। तो कानून ये है जो लार्जर बेंच का फैसला होता है उसको आपने फॉलो करना है। मेरी नजर में इसका ये व्यू पॉइंट बनता है, कोई डिसएग्री कर सकता है। हाँ, नहीं, ये पॉइंट आ गया, वो जो पहले 5 रुकनी बेंच बनके ये करार दे चुका था कि रूल्स बिल्कुल ऐसे, इस वजह से डिसएग्री को कर सकता है। उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस थे ना अता बंदयाल साहब, जो 5 मेंबर बेंच जजमेंट थी, इस वजह से इस पे 2 व्यू पॉइंट आ सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में जो हमने पढ़ा वो ये कि जब लार्जर बेंच ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसी का फैसला प्रिवेल करेगा शॉर्टर बेंच से। गॉट द पॉइंट। अच्छा अतर, आप तो राना साहब के बरक्स आप पूरी उम्मीद थे कि इलेक्शंस अपनी तारीख पर होंगे, तारीख में जरा मामूली सा रद्दोबदल हुआ है जिस पर एतराज अपनी जगह पर बरकरार है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख नहीं दे सकती, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अभी आप समझते हैं कि फैसला सस्टेनेबल है या इसको रेजिस्ट किया जाएगा? आपको इस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, पहली तो बात यह है कि पूरी कौम की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने बेहतरीन फैसला दिया है, और आज का फैसला किसी मौजूद सियासी जमात के खिलाफ नहीं, किसी हुक्मरान के खिलाफ नहीं, किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं,
आज का फैसला है इलेक्शंस में जाने के लिए, जिसमें मैंने, आपने और हम जैसे आम पाकिस्तानियों ने वोट डालने हैं। तो ये अवाम का फैसला है, अवामी मुफाद का फैसला है। दूसरी बात यह है कि जो आज 4 अप्रैल भी है, बिलावल साहब जो है तकरीर भी कर रहे थे, ये वही 4 अप्रैल है जिस दिन भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। लेकिन इस वक्त बिलावल बजिद है कि मैंने आइन को फांसी पे चढ़ाना है, मैंने इलेक्शंस नहीं करवाने। और यहां पे तोजियात किस किस्म की पेश की जा रही हैं, तोजियात किस किस्म की टेक्निकल, ये इसी तरह के जैसे आप कहें कि यार ये मरीज है, बड़ा बीमार है, आप इसको रक्शे पे क्यों अस्पताल लेके आए, वापस ले जाएं इसको एम्बुलेंस पे डाल के लेके आए, रास्ते में बेशक वो मर जाए। भाई यहाँ पे मेन इशू जो है वो है इंतखाबात का। आइन के अंदर जो लिखा हुआ है आपने वक्त पे इंतखाबात करवाने। और दूसरा, आप भुट्टो के अदालती कत्ल की तो आज बिलावल साहब बात कर रहे हैं, जो ज़कीउद्दीन पाल साहब थे, जस्टिस साहब, जो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी और वो मुबैना अदालती कत्ल हुआ था, उसको बाद में किस जमात ने उनको सेनेटर बनाया? आज बिलावल उनके वजीर खारजा हैं। तो मसला ये है कि यहां पे अब हुकूमत ये भी कह रही है कि जी हम इस फैसले को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और हर फोरम पे उठाएंगे। किस फोरम पे आप उठाएंगे? एक तहसीलदार और 4 पटवारियों को बैठा के कोई बेंच बना के उधर उठा देंगे या यूटिलिटी स्टोर में दायर कर देंगे? ये एक जज इतना मोजिज है कि उसके खत के ऊपर आधी रात को काबीना बैठ जाती है, सर आंखों के ऊपर, वो यकीनन मोजिज हैं। तो बाकी जो जज हैं वो युगोस्लाविया की अदालत से आए हुए हैं, उनकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। मसला ये है कि सामने नजर आ रहा है कि फैसला ना हुकूमत के खिलाफ आया, ना हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ आया, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हुई है? तकलीफ ये है कि इनको मसला है कि जब इलेक्शंस में हम जाएंगे तो हम इलेक्शंस हार जाएंगे, उसके लिए ये आइन को रोंदना चाहते हैं। और 4 अप्रैल के दिन आज चीफ जस्टिस साहब ने आइन को सूली पे चढ़ने से बचा लिया और जो अदालती कत्ल हुआ था भुट्टो का, आज उसकी कीमत अदालत ने अवाम को वोट का हक देके मेरे ख्याल में काफी हद तक अदा कर दी है। और इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कमेंट था कि अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा, क्योंकि अपना हाउस एंड ऑर्डर करना, इसकी तरफ बार बार जोर दिया जा रहा है सियासी क़यादत की जानिब से। तो राना साहब, अदालत ने जिस तरह से तारीख दे दी और शेड्यूल के हवाले से भी पाबंद कर दिया, फिर ये भी कहा कि अगर फंड्स नहीं मिलते तो आप अदालत को आके बताएं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मुस्तरद कर देती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करके ये कहती हैं कि मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है, यानी मजीद ज़रब भी आएगी हुकूमत की जानिब से। तो हुकूमत तो नहीं कराने जा रही इलेक्शंस, तो फिर अदालत अपनी निगरानी में इलेक्शंस कराएगी? देखिए, ये तो एक सीरियस इशू बन रहा है और ये इशू दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, कल मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, दरमियानी रास्ता अदालत ने निकाल दिया। बट देन अगेन, अभी आगे जो जिस तरीके से चल रही है हुकूमत, या इस वक्त की जमातें जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई हैं, जिस तरीके से उसको ले रही हैं, वो एक ऐसी बंद गली की तरफ मुझे जाता हुआ सारा सिलसिला नज़र आता है कि जिसमें आप जो मर्जी कहते रहे, जिस तरह मर्जी इसको पकड़े, इस तरह कान पकड़े या उल्टा कान पकड़े हाथ करके, लेकिन द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग एवरी डे पासिंग बाय। और इसका एंड रिजल्ट जो है वो मुझे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ केओस ऑल ओवर। चाहे पॉलिटिकल केओस के हम फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल केओस भी आ गया है, इकोनॉमिक केओस हमारे सामने है। तो वेयर इज दिस गोइंग टू लीड? ये एंड इसका डिजास्टर है और इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगर नहीं होगी और कोई इस चीज का हल नहीं निकाला जाएगा, और ये हल जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास है, पॉलिटिशियंस नहीं बैठ के बात करेंगे, जो कि बिल्कुल बैठते हुए मुझे नजर नहीं आते, और डंडे सोटे से भी बैठते हुए मुझे नजर नहीं आते ये पॉलिटिशियंस बैठते हुए। और अगर ये नहीं बैठेंगे तो फिर ये गिला डंडा सोटा एक्टिव नहीं है ना राना साहब, अभी तो थोड़ा ही एक्टिव है। सॉरी, कम अगेन, क्या कह रही हैं आप? कह रहे हैं डंडे सोटे से भी नहीं आ रहे, डंडा सोटा एक्टिव नहीं है। आप चाह रही हैं नहीं, डंडा सोटा एक्टिव है या नहीं है, उस पे एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये उसके डंडे सोटे के साथ भी बैठते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि ये इतनी यहाँ पे इतनी टेंशन हो चुकी है आपस में, और इतने यहाँ पे लाइंस क्रॉस हो चुकी है दोनों एंड से, चाहे वो किसी एक की बात नहीं करा, दोनों एंड से यहाँ पे लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं और कोई यहाँ पे बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका हल क्या निकलेगा? आप खुद सोच लें, हमारे साथ सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों के अपने अपने एनालिसिस है। जब पॉलिटिशियन नहीं बैठेंगे, बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, इसका हल नहीं निकालेंगे, क्राइसिस की जो सिचुएशन बनती जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आप धकेल रहे हैं, यू आर पुशिंग इनटू इट,
द कंट्री इज गेटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि आपकी मर्जी का फैसला नहीं है। जिसकी मर्जी का फैसला नहीं होगा वो उस पर जनाब क्रिटिसाइज कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, हमने तो यही सीखा है। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप कहें जनाब कि ये इससे जनाब कोई आसमान गिर गया है या जमीन फट गई है, ये ऐसे नहीं हो सकता। यस ठीक है, आपको फैसला मंजूर नहीं है, आप क्रिटिसाइज करें, आपके पास जो भी रेमेडी है उसको अडॉप्ट करें और उसको जनाब आगे लेके चले। बट ये जो ये मायूसी की जो कैफियत है ना, जो फैलाई जा रही है यहाँ पे, इससे दिन ब दिन यहाँ पे प्रॉब्लम किसी को और को नहीं हो रहा, आपको हो रहा है, मुझे हो रहा है, अवाम को हो रहा है, अवाम सफर कर रहे हैं, मुल्क सफर कर रहा है। और इसका जनाब हल जो है एक ही दफा फिर निकला अगर, तो फिर मेरे ख्याल में वो जमहूरियत का बिस्तरा ही गोल ना हो जाए। और फिर अगर बिस्तरा गोल हो गया जमहूरियत का, तो फिर किससे बात करेंगे, तो कौन बात करेगा, तो कैसे बिल्कुल बात ठीक है। होगी? इसी खतरे की तरफ बिल्कुल बार भी नहीं बार हो रहा। इशारा आप करते आए हैं और किया जा रहा है। सियासतदान भी ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं, इमरजेंसी या मार्शल लॉ, क्या दोनों की सूरत कोई निकल सकती है? रेमेडीज इस हुकूमत के पास क्या है? ब्रेक के बाद आएंगे, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। अब ये जो गेम है जो सच चुकी है चौमुखी, इसमें देखना है कि अगला दाव कौन कैसे चलता है। और इसमें गवर्नमेंट के जो प्लान्स है, अच्छा कल कैबिनेट मीटिंग हुई, एलामिया उसका जारी नहीं हुआ, अभी तक नहीं पता है एजेंडे पे क्या था और क्या बातचीत हुई। रेफरेंस के हवाले से एक पहले शुरली छोड़ दी गई थी हवा में, और अब राना सनाउल्लाह साहब ने इमरजेंसी की बात की है। आप इन दोनों का बताएं कि कितने एप्लीकेबल हैं और कितने यहाँ पर इस सिचुएशन में इन पे गवर्नमेंट काम कर सकती है, और वो जो कानून बिल जिसको लेके सदर साहब बैठे हैं उस पर क्या पेशरफ्त होगी इन 15-20 दिनों में? मैं इस पे एक छोटी सी बात करूँ। जिस फैसला जब कोर्ट का आता है ना, देखें, आपका इख्तलाफ करना आपका हक होता है, उससे आपका राइट है, आप क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन जो उसको इन्फोर्स करना है ना, वो आपकी ऑब्लिगेशन होती है, उससे आप राइट लेफ्ट नहीं हो सकते। जैसे खान साहब के खिलाफ भी फैसला आया, बड़ा उन्होंने बोला, क्रिटिसाइज किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरेंडर ही हैड टू, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और दूसरी बात देखें, कैबिनेट का अभी रेफरेंस वाले तो मैंने आपको कल बता दिया था, उसके ग्राउंड्स जो होते हैं रेफरेंस फाइल करने के। नहीं, कंप्लेंट तो कोई भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फाइल कर सकता है, आप भी कर सकती हैं, इमरान भी कर सकता है, अतर भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। और जो खत अभी लिखा काजी फायज ईसा साहब ने, ये राणा साहब के खिलाफ कोई हो सकती है एप्लीकेशन? राना सनाउल्लाह की बात तो नहीं करे आप, राना मुबश्शिर साहब की बात करें। ये नहीं, ये मैं राना मुबश्शिर देखें, हर तर्जीह के बाद हमें डराते हैं, कहते हैं डंडा सोटा, फिर साथ ही ये भी कहते हैं ये बड़े सीनियर हैं। मैं इनकी डंडा सोटा होगा, ये डंडा सोटा होने जा रहा है। आपकी शर्ट पे जो घोड़ा बना हुआ है ना, उसके बंदे के हाथ में भी डंडा ही है। स्टिक। आप अपने गरेबान में झांके राना साहब। अच्छा, आप कंप्लीट करें बात। क्या बात कर रहे थे? अच्छा, हाँ, रेफरेंस की बात हो रही थी, और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में खत लिखा गया, अब उस पे पेशरफ्त क्या होगी? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो खत लिखा है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वहां पे, जो कंप्लेनेंट था उसको कहा गया है कि आप अपना एफिडेविट दें कि जो आपने इल्जाम लगाए हैं ये सच हैं। तो वो मेरे ख्याल से एफिडेविट नहीं दे रहा, इस वजह से प्रोसीडिंग्स रुकी हुई हैं। लेकिन वैसे तो जब चलना चाहे तो चल सकती है प्रोसीडिंग्स, उसको मेरे ख्याल से चलाना भी चाहिए। इस्तेहकाक चीफ जस्टिस का है कि वो टेकअप करे, कितने दिन इसमें लग सकते हैं? जो होती है वो फिर पूरी होती है। शुरू में ये होता है, मैं प्रोसीजर बताऊँ, एक कंप्लेंट आती है, जो रेफरेंस आता है, तो चीफ जस्टिस नॉर्मली जो सीनियर जज होता है उसको भेजता है, जो टॉप 4 में से कोई भी होते हैं, कि आप इस पे अपना ओपिनियन दें, प्रिमा फेसाई। वो जब प्रिमा फेसाई ओपिनियन देता है, वो वापस आता है, उनको लगता है हमने प्रोसीड करना है फर्दर, जब वो करते हैं तो उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू होता है। फिर शो कॉज नोटिस इशू होता है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हमारे जजेस ने क्या किया है, जब शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, उन्होंने वो जाके सीपी में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो आपने देखे होंगे काफ़ी जजेस ने चैलेंज की, फिर वो या तो सेटिसाइड हो जाता है, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की टाइप पे सेटिसाइड हुआ, काजी फैसल साहब के टाइम पे सेटिसाइड हुआ, लेकिन कभी नहीं सेटिसाइड हुआ तो वो उनको रिमूव भी कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, काउंसिल प्रोसीड करे। सो ये पूरा प्रोसीजर है, टेक्स टाइम। ये नहीं कि एक हफ्ते में डिसाइड होता है, तो प्रॉपर जिस तरह केस होता है, फिर उसमें अगर सीपी फाइल करके चैलेंज कर दे तो वो फिर और लंबा हो जाएगा, तो इट टेक्स टाइम। और नॉर्मली लार्जर बेंच बनता है 9-10 जजेस का, जब उसको सुनता भी है, क्योंकि बड़ा मैटर होता है, तो इट टेक्स टाइम। 10 जजेस का काजी फैसल ईसा साहब के हवाले से 10 जी, तो ये इतना नहीं है कि 2-3 दिन का प्रोसीजर नहीं है, 1-2 महीने का, इट टेक्स टाइम। नॉर्मली मैंने जो देखा है एटलीस्ट टेक्स 5 to 6 months इसको कंक्लूड करने में लग जाते हैं। व्हाट अबाउट बिल? द बिल ऑफ बिल देखिए, प्रेसिडेंट के पास रह गया है। प्रेसिडेंट इफ ही वांट्स टू साइन इट तो वो तो अभी कर दे तो वो लॉ बन जाएगा, लेकिन इफ वांट्स टू डिले इट तो ही कैन डिले इट फॉर 25 days। पहले 14 दिन शुरू में रख सकता है, फिर वापस भेज सकता है।
वो फिर वापस आएगा, और अगर 10 दिन गुजर जाएंगे रखने के बाद तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लॉ बन जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस हाँ, क्या फिर होगा? देखें अब वो जो लॉ है, अगर वैसे अगर बादियों नज़र में देखें तो एज इट इज़ तो वो कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के साथ, लेकिन फिलहाल वो लॉ है। अगर एक दफ़ा पास हो गया, अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करती या हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करती कि तब तक वो कानून है, तो फिर अपील का राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जब तक वो है। लेकिन अगर वो कोर्ट उसको पहली डेट पे सस्पेंड कर दे या फिर स्ट्राइक डाउन लेटली कर दे हियरिंग के बाद, तो फिर वो अपील का राइट खत्म हो जाएगा, और जो जो उसमें चेंजेस आई हैं वो सारी एज इट इज़ नहीं रहेंगी। ये डिपेंड करता है कि वो उसका फेट क्या होता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट साइन कर देगा उस दिन जो जो चेंजेस प्रपोज किए हैं वो कानून बन जाएंगे आपके मुल्क का। और रजिस्ट्रार के हवाले से जो काजी फायज ईसा साहब का एतराज़ था, और उसके बाद अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया, इवन के कैबिनेट ने उनकी खिदमत। देखिए, मैं जो रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बड़ी मुश्किल से मिले, मैंने उसको देखा सारा, तो जो रजिस्ट्रार है उसको जो गवर्न करते हैं ना उसकी टर्म ऑफ सर्विस को, वो है 2015 के सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट रूल्स हैं। तो वो जो डेपुटेशन पे आता है रजिस्ट्रार, जब उसको वापस भेजने की पावर है, रूल 12 ये कहता है, और साथ रूल 3 जो है 3 कहता है अपॉइंट करने की पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्वाबदीद है, और रिवर्ट करने की पावर, जो वापस भेजने की पावर है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर है। तो मेरे ख्याल से कल को रजिस्ट्रार साहब अगर उसको चैलेंज कर देते हैं तो लेकिन वो ब्यूरोक्रेट है, लाइक जो प्रैक्टिस है नॉर्मल उससे हटके है। नहीं, वो ब्यूरोक्रेट है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में डेपुटेशन पे नहीं है, ये नॉर्मल डेपुटेशन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, रूल्स हैं। अगर रूल्स चेंज कर दे, लेकिन शायद इसमें कोई और इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है जो स्वाबदीद है वो उसको वापस भेजने की वो चीफ जस्टिस साहब। और ये बिल बनने, कानून बनने के बाद इसमें भी कोई चेंज आएगा? नहीं, ये तो इन्होंने चेंजेस नहीं किए, तो रूल्स हैं 2015 के, उसको गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है अगर चाहे, या सुप्रीम कोर्ट भी चेंज कर सकती है, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल देना होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो इमरान शफकत साहब, आपका नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है? इससे पहले जिस जज के हवाले से रेफरेंस भेजा गया, बाद में उसे गलती तस्लीम करना पड़ा, इरादे हैं ऐसे, और ये डिस्कस भी हुआ है, वो जरा एतराफ़ भी कर रहे हैं। आप तो हम ही थे कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा मुद्दत में होने चाहिए। अब आपको जो नेक्स्ट मूव गवर्नमेंट की लग रही है, वो आपको लग रहा है कि फेवर करेगी या हुकूमत को फायदा दे सकती है, बट या आपके ख्याल में इट्स टू लेट? देखें, मैं अब आज भी हामी हूँ 90 रोज में जो है दस्तूर उसमें लिखा हुआ है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए जी। लेकिन आप ये जरा देखें कि एक ही जो तशरी जो सुप्रीम कोर्ट ने की, जस्टिस बंदयाल साहब ने की, अगर वो आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि वो केस जो है वो नहीं है, वो अगर खत्म, वो अदालत ने वो तशरीह की, तो फिर सूरत हाल क्या बनती है? जाहिर है कि हम अगर मगर में नहीं चल सकते, लेकिन हम उसी बात के ऊपर चल सकते हैं जो अमर वाक़े है। अमर वाक़े ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिखा, 63 एक नई तशरीह की जो उसकी अपनी तशरीह करदा के बिल्कुल उलट थी, और उस तशरीह का नतीजा ये निकला कि पंजाब के अंदर एक जो गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई, जो असम्बलियाँ तोड़ना चाहती थी, असम्बलियाँ तोड़ ली गई, और उसके बाद जो है वो जो भी अब तक की सूरत हाल है, ये सारी की सारी उसके ऊपर खड़ी है, सारी की सारी सूरत हाल। तो ये तो चीजें हैं वो मैनिपुलेट हुई हैं। आज अतर साहब ने अभी फरमाया कि दस्तूर को बचा लिया है। पहला सवाल ये कि कौन सा दस्तूर, जस्टिस बंदयाल वाला दस्तूर या भुट्टो वाला दस्तूर? तो मेरा तो जवाब है कि जस्टिस बंदयाल साहब वाला दस्तूर जो उन्होंने परवेज लाई केस में नया लिखा था। दूसरी बात, अतर साहब से मैं एहतजाज करूंगा, उन्होंने कहा कि जी कि पूरी कौम की तरफ से मैं मुबारक देता हूँ। भाई, मैंने ये मैंडेट अतर साहब को नहीं दिया कि मैं भी इस कौम का हिस्सा हूँ, मेरे पास भी शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान का है, तो मैंने अतर साहब को ये मैंडेट नहीं दिया कि वो मेरी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद दें। ये मैं लाइटर साइड के ऊपर बात कर रहा था। तो इशू अब ये है कि जो हुकूमत की बात है सानवी, कि वो इस फैसले को मान रही है कि नहीं मान रही। असल चीज तो ये है कि आप इतनी बल्कि तादला फरमा रहे हैं कि आपके अपने ब्रदर जज वो चीख उठे हैं। पहले तो आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आप ये कि जी कि मैं 3 एक तरह के जज हम ख्याल बैठ के वो आप बुलडोज कर देंगे पाकिस्तान के आइन को, आप बुलडोज कर देंगे पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट को, तो इस तरह काम नहीं चलते। के बाद आएंगे इस पे बात करें। वेलकम बैक टू द शो। डोमेन्स की बात हो रही है कि हर कोई अपने डोमेन में रहे। ये एक अरसे से हम ये बहस देख रहे हैं। जमहूरी अदवार कुछ ये हाल ही में मुकम्मल हुए, माजी करीब ही की बात है, तो उस दौरान भी बार बार ये रिपीट किया जाता था कि हर इदारे को अपने दायरे में रहना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि दायरे में रहने की कोशिश नहीं की गई, हमेशा उससे तजावज़ ही किया गया। आपकी तरफ आते हुए अतर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि एक लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए हर मुमकिन जतन किए जा रहे हैं, यानी कि
उनका अभी भी डाउट जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है और बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इदारों में इमरान खान साहब के सहूलतकार अब भी मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में जब ये इल्ज़ाम अपनी जगह पर मौजूद होगा तो इलेक्शंस का इनेकाद क्या मसला सॉल्व कर देगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो जहाँ तक मुबारकबाद का ताल्लुक था, मैं राना साहब की तरफ से और इमरान भाई की तरफ से मुबारकबाद वापस ले लेता हूँ, बाकी हम तीनों की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से मुबारकबाद दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, ये हो रहा ये है कि ये 2023 में एक सजा याफ्ता मुजरिम एक अदालती मफरूर लंदन में बैठ के हमें इखलाकियात के दर्स दे रहा है, वो भी डिजाइनर गले में स्कार्फ डाल के, और उस अवाम को ये बता रहा है जो आटे की लाइनों में जो आटे की लाइनों में जो लोग मर रहे हैं, ये उनको बता रहा है कि जनाब एक लाडले के साथ क्या हो रहा है। मतलब इससे ज्यादा कोई लाडला हो सकता है कि सजा याफ्ता हो, लंदन में बैठा हो? भाई क्या अदालत ने ये कहा है कि जनाब ये फैसला है, ये मियां साहब ने जो 50 रुपए का स्टाम्प दिया था, 100 रुपए के स्टाम्प पे हम इमरान खान के हवाले हुकूमत कर रहे हैं। भाई अदालत ने फैसला दिया, इंतखाब होने, लोगों ने वोट डालना है, उसके अंदर आपके सपोर्टर वोटर्स आपको वोट डालेंगे, जो खान साहब को सही समझते हैं वो उनको डालेंगे, जो किसी और जमात को समझते हैं वो उनको डालेंगे। तो इसमें इक्तदार में लाने वाली बात कहां से आ गई? देखिए, बुनियादी तौर पे ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, बार बार ये कहते हैं कि जनाब उसको इक्तदार में लाने की कोशिश। तो इससे तो पूरी कौम को समझ जाना चाहिए कि इनको भी पता है इलेक्शंस होंगे तो वही जीतेगा, तो ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। इस हमारे जितनी भी इस वक्त जो इशराफिया है, हमारी हुक्मरान इशराफिया, उसमें से किसी ने ये कहा है कि जनाब आइन टूट रहा है, 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो रहे, आगे पीछे घूमी जा रहे हैं, टेक्निकल बातें हो रही हैं कि जनाब ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा। भाई बुनियादी चीज तो वो है ना कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे, और अदालत ने अगेन ये नहीं कहा कि वो मियां साहब को पकड़ के लाएं क्योंकि वो 50 रुपए का स्टाम्प दे के गए, उसके बाद अभी तक वापस नहीं आए। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब वो 6.5 घंटे की फ्लाइट लेके सऊदी अरब जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते, इसलिए क्या मना किया हुआ डॉक्टर ने। तो लाडला जो है वो नजर आ रहा है। अब लाडला वही होगा जिसको अवाम मानेगी, जिसको अवाम लाडला बनाएंगे और जिसको अवाम वोट देंगे वही अवाम का लाडला होगा। तो बाकी ये अपनी रेटरिक है इनकी और आमरों की और डिक्टेटरों का, जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं, और साथ दूसरी सांस में इनको तकलीफ सिर्फ ये हो रही है कि जनाब हम इलेक्शंस की तरफ क्यों जा रहे हैं। भाई बाकी अदालत के जो मसाइल हैं वो आप जरूर हल करते रहे, कानून साजी भी करते रहे, लेकिन आप क्यों नहीं कहते कि जनाब हाँ ठीक है इलेक्शंस में जाएं, बाकी चीजें चलती रहेंगी। इलेक्शन से फरार है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये है इसका बॉटम लाइन, इलेक्शन से फरार। लेकिन ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है तो जैसे अबूजर ने कहा राना साहब के वो बाइंडिंग है। आपने कहा था 30 अप्रैल को तो इलेक्शन होने नहीं जा रहे, 14 मई को होने जा रहे हैं। विफाक इनकार कर रहा है लेकिन निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है, ये कैसा तजाद है? 14 मई को इलेक्शन में अभी तक मैं आज प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, मैं कल आपको प्रिडिक्शन जरूर करके बताऊंगा, आज नहीं आई। मंगल वाले दिन बंद होता है ये नजूमी का ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मैं जरा सीधी इन्फॉर्मेशन दे देना। एनीवेज द पॉइंट इज, देखे अभी आप इलेक्शन की तरफ जाए, देखे वोट को इज्जत दो। एक मैंने तो नारा नहीं लगाया था, आपने भी नहीं लगाया था नारा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दे दें, आप करा दें इलेक्शन, ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ठीक है। हाँ ठीक है, देखें आपने डेट जो है, तारीख जो है, उस पे एक इशू बना हुआ है कि जी इस तारीख को नहीं होना चाहिए, इस तारीख को होना चाहिए, इसको नहीं इसको होना चाहिए। द पॉइंट इज कि आप बैठना है ही नहीं किसी ने, और कोई भी नहीं बैठेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राना साहब ये तो बात ना रिपीट हो जाती है कि बैठेंगे नहीं बैठेंगे, चले नहीं बैठे, तो आपको इमरजेंसी की सूरत में क्या स्टेटस होगा, मुल्क की माशी हालत का क्या स्टेटस होगा? राना साहब इमरजेंसी इस तरह इम्पोज नहीं आयशा, मैं 3 महीने से कह रहा हूं कि जनाब इत्थे डड्डा सोटा हो जाएगा, पिंडी से गिला मत करना फिर आप लोग, लेकिन वो काम जो है ना उस तरफ ही जा रहा है। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसकी निशानदेही करना शुरू हो गए, राना सनाउल्लाह साहब भी उसकी निशानदेही करने शुरू हो गए। मैं तो 3 महीने से कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, और वो ऐसा होने जा रहा है। अब आपके सामने जो चीजें शेप अप हो रही हैं आयशा, वो इसीलिए हो रही है, ये सामने नजर आ रहा है। अभी तक तो हम मैनेज कर रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, अब तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया। तो और कोई शहर रहेगी तो ओदा भी क्राइसिस बढ़ा दियो, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए, जल्दी काम हो जाए, जड़ा होना है, जड़ा सारा काम ठपया जाना है वो जल्दी ठपया जावे। तो इसलिए
इस अभी भी रास्ता है, अभी भी टाइम है। और कुछ लोग, बल्कि आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस आर लाइक सेन, वो बड़े अच्छे तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव है। उस तरफ अगर जाया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है, लेकिन उस तरफ नहीं जाया जा रहा और ये मसला जो है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कि पिंडी वालों की झोली में जाके इक्तिदार गिर जाए और उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो और कोई। सो वो उस टाइम से ये भी तो हो सकता है कि उनके पास अब झोली ही ना हो। चलो ये है या नहीं है तो फिर उस वेले ते मतलब कि मिनट लगता है सोचने वास्ते, किसी का मत्था घूम जाए वो तो मिनट लगता है उसे। ठीक है राना साहब, अच्छा मुझे ना कहा जा रहा है वाइंड अप का, लेकिन अबू सर मुझे बहुत ज़रूरी ये सवाल आपसे करना है कि इस फैसले के खिलाफ क्या अपील हो सकती है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए, सूरत क्या होगी? और इमरजेंसी का सवाल भी रह गया जी। देखिए, पहले तो अपील आज की तारीख में तो नहीं हो सकती, रिव्यू फाइल हो सकता है। अगर वो अमेंडमेंट पास हो जाए तो फिर अपील का राइट क्रिएट हो जाता है, अनलेस वो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दे। ठीक है जी। और दूसरा सवाल, मियां नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस करें तीनों जजेस के खिलाफ, क्या सूरत होगी? उस पे दोनों ग्राउंड्स दो होते हैं, फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटी या मिसकॉन्डक्ट का। अगर फैसला कोई इलीगल दे दे या उसमें कोई सुखम हो, अभी तो ये अगर वो ओवर रूल होता है तो फिर पता लगेगा ना इलीगल फैसला है, तो फिर वो भी ग्राउंड नहीं होता, वो डिफरेंट मिसकॉन्डक्ट के ग्राउंड्स होते हैं। किसी दूसरे फ्रीकैन को सुना नहीं गया 10A के तहत कि सबको सुनना चाहिए। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स थी, मैं यही कह रहा हूँ आपको। ये एडवर्सेरियल नहीं थी, इसमें डायरेक्शन केस था। इसमें आइन की तशरीह कहाँ थी? मुझे पता है 90 दिन लिखा हुआ है, उसमें तशरीह भी नहीं थी। मैं आपको पता है सिंपल डायरेक्शन केस था। ये कर दे, मैंने पहले भी कहा था इसमें लार्जर बेंच भी बना देते, को फैसला यही आना था। मैंने जो पिछले दिनों एक आर्टिकल भी अखबार में लिखा था, मैंने यही लिखा था इसमें लार्जर बेंच बना दें। और तीसरा सवाल इमरजेंसी के, देखिए उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं आर्टिकल 232 और 234 में। वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं फिर ही प्रेसिडेंट जो अपना है वो ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, और साथ गवर्नर का रूल होता है, और साथ फिर वो असेंबली से रेटिफाई भी कराना होता है आपको। लेकिन वो जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स अगर हों तो फिर वो जो वेरी इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी होती है वो कोर्ट ने बड़ी दफा सेटिसाइड भी की हुई है। कीप दैट इन माइंड। ठीक है, कंक्लूड कीजिए राना साहब। अब मेरी बात सुन लो। अब इसको हाँ किदी सुनिए, केड़े पिलर दी सुनिए राना साहब, जिसके बाद डंडा सोटा है। डंडा सोटा बड़ा याद है। अच्छा, राना साहब की तरफ चलेंगे, डंडा सोटा उनके पास है। इमरान शफकत साहब, आप डेमोक्रेसी के साथ आपकी तरफ बाद में आएंगे, आप वो बताए ना माड़े की तरफ बाद में आएंगे। नहीं, मैं डेमोक्रेसी नहीं, मैं डेमोक्रेसी के साथ हूं, बिल्कुल डेमोक्रेसी के साथ। राना साहब कंक्लूड कीजिए, वक्त आपके पास भी कम है, डंडे सोटे के पास भी वक्त बहुत कम है। मैं तो चाहता नहीं हूं डंडा सोटा हो मेरे पास, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि डंडा सोटा हो। अच्छा, वो भी नहीं चाहते कि डंडा सोटा हो, वरना अभी तक हो जाना था। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि जनाब डेमोक्रेसी चलती रहे और उसी में सबका भला है। जी, और हम लोगों को भी भला है, जिस तरह की सबका भला है, सब दिखा रहे। इमरान शफकत साहब वो एक शेर है कि किसे खबर थी कि लेकर चरागे मुस्तफी जहां में आग लगाती फिरेगी बुलबी। उमर अयूब खान साहब के पोते और ज़ियाउल साहब के बेटे ये आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की इमामत में। हाँ, बड़े तजादात का मजमूआ है हमारी सियासत। और अबू सर का जुमला बहुत अच्छा है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। बख्शवाता है, ज़ाहिर है फिर वो आगे जाके आपको भरने पड़ते हैं। यही है पाकिस्तान की सियासत का पूरा अहवाल। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।